आप सभी को हमारे मास्टरमाइंड्स फैमिली में स्वागत है। तो आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं हम, जो बिहार के आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है, जिसका नाम है पटना कलाम पेंटिंग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स हैं बीपीएससी के GS1 के आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री सेक्शन में, जिसमें एक जो सिग्निफिकेंट टॉपिक है वो है पटना कलाम पेंटिंग, जो हमेशा क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो शॉर्ट आंसर में पूछ ले या लॉन्ग आंसर में पूछ ले। तो अगर लॉन्ग आंसर में पूछे तो जो ये मेरा नोट्स है ये मैंने लॉन्ग आंसर के लिए बनाया है, और अगर ये शॉर्ट आंसर में पूछे तो इसी को समराइज़ करके एक सिंगल पेज नोट बना लेना है और उसी को वहाँ पे रिप्लिकेट कर लेना है 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद। और एग्ज़ाम में जाने से पहले जस्ट एक बार प्रैक्टिस कर लेना है लिख करके, ताकि चीज़ें आपको याद रहे और वहाँ पर रेप्लिकेट कर पाओ आप। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो पटना कलाम हमेशा ही पूछा जाता है, चाहे वो लॉन्ग आंसर में या फिर शॉर्ट आंसर में। तो आज हम देखते हैं कि एक बार में पटना कलाम पेंटिंग को ख़त्म करते हैं वंस एंड फॉर ऑल, ताकि इसके बाद आपको किसी भी और सोर्स से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ये नोट्स बहुत सारे सोर्सेस को मिला के बनाया गया है। तो चलिए लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। तो पटना कलाम पेंटिंग, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक ऑफशूट था किसका, पटना कलाम पेंटिंग जो है ये एक ऑफशूट था मुग़ल पेंटिंग का। कैसे? तो ड्यूरिंग द मुग़ल पीरियड, जैसा कि आप जानते हैं कि औरंगज़ेब जो था ही वाज अगेंस्ट ऑफ पेंटिंग एंड एनी आर्ट एंड कल्चर। तो उसके टाइम में क्या हुआ कि लोग जो थे, जब पैट्रोनेज नहीं मिलने लगा तो लोग माइग्रेट करने लगे एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ को देखने के लिए। तो जब लोग माइग्रेट करने लगे तो वो शिफ्ट होने लगे। जैसे फॉर इंस्टेंस कि ये ऑफशूट था एक मुग़ल पेंटिंग का, उसको कंपनी पेंटिंग भी बोलते हैं। और कभी क्यों हुआ था? ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ औरंगज़ेब। और ये कुछ एरिया में, जैसे कि ईस्टर्न साइड में वो बस गए थे। तो कौन कौन से थे? कुछ लोग तो कोलकाता चले गए थे, वहाँ पे बस गए, और कुछ लोग आरा के एरिया में, दानापुर और पटना के एरिया में बस गए, जिसके कारण कि एक लोकेलिटी यहाँ पे था जिसको बोलते हैं मचरहट्टा, वो बहुत ही फेमस है पटना कलाम पेंटिंग के लिए। तो ये फ्लरिश हुआ था बिहार में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 18th एंड 19th सेंचुरी। क्यों? क्योंकि औरंगज़ेब के ऑपरेशन के कारण, ठीक है। एंड दे यूज्ड टू पेंट सेक्ट्स ऑफ कास्ट ऑक्यूपेशंस, मीन्स जितने भी ऑक्यूपेशन होते, चाहे वो बार्बर हो गया, चाहे वो नाई हो गया, उसको पेंट करते थे, जिसको कि ये बोलते हैं कि फ़िरका बेस्ड ऑन इन इट्स लाइफ। तो जो इम्पोर्टेंट पेंटर्स जो थे वो थे हुलास लाल, सेवक राम, जयराम दास, फ़कीर चंद। ये सारे फेमस पेंटर्स थे किसके? पटना कलाम पेंटिंग के। तो देख लिया हमने, क्या देखा कि ये एक मुग़ल पेंटिंग का ऑफशूट है। औरंगज़ेब का जो ऑपरेशन था उसके कारण ये फैला था, इसको कंपनी पेंटिंग भी बोलते हैं। और इसका जो एरिया स्प्रेड था वो था आरा, दानापुर, पटना का दीवान मोहल्ला, लोड़ा कोतरा एंड मचरहट्टा रीजन। तो ये उसका एरिया स्प्रेड था। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द मैप ऑफ पटना, ताकि ये दिखा पाओ कि पटना कलाम पेंटिंग उस एरिया में फ्लरिश हुआ था। और हमने भी देखा कि उसके जो कुछ प्रोमिनेंट पेंटर्स जो थे वो थे हुलास लाल, सेवक राम, जयराम दास, फ़कीर चंद etc। तो अब हम देखते हैं कि इस पे इन्फ्लुएंस किस किस का था। तो जैसे कि ये मुग़ल पेंटिंग का ऑफशूट था तो एक मुग़ल इन्फ्लुएंस था, दूसरा था कि कंपनी पेंटिंग था या ब्रिटिश पेंटिंग था, उसका इन्फ्लुएंस था, जिसके लिए कारण भी इसको कंपनी पेंटिंग भी कहा जाता था। और तीसरा था इसका लोकल स्टाइल। तो ये तीनों का अमलगमेशन था। तो हमेशा जब भी आप इसको लिखो तो ये डायग्राम जो है वो ज़रूर बनाना है। लोकल स्टाइल क्या लिया? सब्जेक्ट मैटर, क्या सब्जेक्ट था कि लोग क्या कर रहे हैं, हर कास्ट के लोग, अलग अलग कास्ट लोग क्या कर रहे हैं वो दिखाता था। ब्रिटिश पेंटिंग का क्या लिया इसने? तो वाटर कलर शेडिंग मेथड लिए। और मुग़ल पेंटिंग का क्या था इसमें? तो वो था पर्शियन पेंटिंग स्टाइल, वो कॉपी किया उससे, ठीक है। सो ऑल टुगेदर ये हो गया पटना कलाम पेंटिंग। तो आप ये डायग्राम जरूर बनाना, इससे 1 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। अगर बड़े वाला क्वेश्चन होगा तो 2 मार्क एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको,
और अगर छोटे वाला क्वेश्चन हुआ तो 0.5 तो मिल ही जाएगा आपको। बट इसके मेजर क्रिटिसिज्म क्या थे कि तो पहला क्रिटिसिज्म ये था कि जो बॉर्डर्स जो थे वो नहीं होते थे, और बैकग्राउंड्स वेयर यूज्ड इन पिक्चर्स। सो बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड्स इसमें यूज नहीं होते थे, ठीक। और उसके बाद लैक ऑफ ग्रैंडिवियर, जो कॉन्ट्रास्ट जो मुगल पेंटिंग होते थे वो नहीं थे, क्योंकि मुगल पेंटिंग बहुत ही डिटेल करके बनाया जाता था और बहुत ही पैसे खर्च करके बनाया जाता था, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा ग्रैंडियर टाइप का होगा, ठीक है। बट इसके फेवर में क्या थे कि ये पहला पेंटिंग था जो कॉमन लाइफ के बारे में बोलता था, फोक फेस्टिवल को दिखाता था अच्छे से, और बिना गवर्नमेंट पेट्रोनेज का फ्लरिश किया था। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज द टेक्निक विच वाज यूज्ड वाज मोस्ट पॉपुलर, वो था कजली स्याही। इससे बनाते थे, मीन्स डायरेक्ट स्केच बना के नहीं बनाते थे, डायरेक्ट जो ब्रश होता था उससे बना देते थे। तो अब देखते हैं कि इसके मेन फीचर्स क्या थे। तो हम देखते हैं कि इसके मेन फीचर्स क्या थे। तो पहला तो मैंने बताया कि जो इसका मेन फीचर था वो था डेली लाइफ। डेली लाइफ में क्या क्या हो रहा है, जैसे औरतें खाना बना रही हैं, औरतें पानी ला रही हैं, एक नाई बाल काट रहा है, एक वॉशरमैन कपड़े धो रहा है, इन सब चीज़ों को दिखाया जाता था। तो इसमें कोई आर्ट या लाइव सीन्स वगैरह नहीं होते थे। दूसरा था, हाँ, तो इसमें ऑलरेडी एग्जांपल्स हैं कि वॉशरमैन वॉशिंग क्लोथ्स, बार्बर कटिंग हेयर, हार्ट एट बाज़ार, लेडी ब्रिंगिंग वाटर, तो सब दिखाया जाता था। जो सबसे जो देखो किसी भी चीज़ का फीचर, अगर मेरे को लिखना हो किसी चीज़ का फीचर तो क्या लिखेंगे, अगर कोई पेंटिंग है तो लिखेंगे किस टाइप के कलर यूज़ करते थे, किस टाइप का कैनवास होता था, कौन सा टेक्निक यूज़ करते थे, ब्रश कहाँ से लाते थे और कौन सा ब्रश यूज़ करते थे। तो पेंटिंग का यही सारे जो कंपोनेंट है, एलिमेंट्स हैं, उसी को हम लोग फीचर्स के रूप में देखते हैं। तो जो कलर यूज़ करते थे वो नॉर्मली नेचुरल कलर होते थे, और वो क्या क्या होते थे, तो फ्लावर्स से, बार्क से, रॉक से, इटीसी से बनाए जाते थे। जो ब्रश होता था वो मोस्टली मेड अप ऑफ फर्स ऑफ स्क्वेरल होता था एंड अदर एनिमल्स, ठीक। उसका तो कैनवास जिस पे बनाते थे वो लेदर का, पेपर का या क्लोथ का होता था। एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज़ द टेक्निक। टेक्निक क्या होता था, तो कजली स्याही, सो फ्री स्टाइल होता था विदाउट यूजिंग कॉन्टूर ड्राइंग बाय पेंसिल। तो पहले होता था क्या कि पहले, अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद उसमें कलर फिल करते हैं। तो यहाँ पे वो ऐसे नहीं करते थे, सिर्फ ब्रश लेते थे और डायरेक्ट ही पेंट कर देते थे बिना कॉन्टूर ड्रॉ किए हुए। और क्या था कि जो लार्जर देन लाइफ टाइप ऑफ पेंटिंग जो था वो बनाते थे, मतलब दिखाते थे जैसे कि बहुत ज़्यादा गरीब हो गया, बहुत ज़्यादा पतला हो गया, आंखें बाहर आ रही हैं, हड्डियाँ दिख रही हैं, इस तरह के दिखाए जाते थे। और जो जो कि ये फ्लरिश हुआ था पटना रीजन में, तो इसका इन्फ्लुएंस कोलकाता जो नज़दीक था वहाँ से भी था, तो उसमें एक यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी देखा जाता था। और जो कोलकाता था, कलकत्ता उस समय का, उस कलकत्ता को बोलते थे लंदन ऑफ ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ क्या था कि हैवी आईब्रोज दिखाए जाते थे, बड़े मूंछ दिखाए जाते थे, लीन एंड ग्रैंड फेसेस दिखाए जाते थे। एंड द आर्ट ऑफ फिनिशिंग टच इज़ मार्वलस। जो फिनिशिंग टच जो देते थे उसमें वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। तो जिसका सबसे एग्जांपल, अगर फीचर्स लिखो तो एक दो एग्जांपल जरूर लिखना है। तो सबसे मस्ट बेस्ट एग्जांपल है फ्लाइंग बर्ड्स। तो फ्लाइंग बर्ड्स का एग्जांपल जरूर ही देना है ताकि एक एग्जांपल हो उसमें। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। नाउ विल सी कि पटना कलाम पेंटिंग डिक्लाइन क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो किसी भी, अब ये पेंटिंग है, पेंटिंग एक आर्ट होता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होता है वैसे वैसे एक चीज़ दूसरे चीज़ को रिप्लेस करने लगती है, मॉडिफाई होने लगती हैं। तो जो वो पहले बनाते थे जिस तरह से, उस तरह से कि डिमांड जो था, पहला तो जो इम्पोर्टेंट था कि कैमरा जो था वो पिक्चर में आ गया और फोटोग्राफी बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में आ गया, ठीक है। जब फोटोग्राफी प्रचलन में आ गया तो उससे अच्छे फ़ोटो लिए जाते थे, तो उसका जो डिमांड था वो घट गया। अब डिमांड ही नहीं रहेगा तो डिक्लाइन होगा। अब जब अगर मेरा कुछ शॉप है, अगर लोग वहाँ पे आ ही नहीं रहे हैं तो मैं कब तक बैठूंगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन बैठूंगा, फिर लगेगा मेरे को कि मेरे सामान खराब हो रहे हैं या घाटा लग रहा है, तो मैं उसको धीरे धीरे क्लोज कर दूंगा। तो ऐसे ही लोग थे कि लोग स्विच करने लगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो लोग माइग्रेट होकर लेबरर्स बनने लगे रादर देन रिलाइंग ऑन द पटना कला पेंटिंग, ठीक है। और लोग, हाँ, तो उसी कारण लोगों को भी इंटरेस्ट खत्म होने लगा था, किसके बनाने वाले थे उनके भी, क्योंकि डिमांड कम था तो सप्लाई भी धीरे धीरे कम होने लगा।
और क्या था रीज़न कि इसका कोई पैट्रोन नहीं था, पैट्रोनेज नहीं था। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी वो उसको पैट्रोनेज भी नहीं दे रही थी। तो लोग अपने इंटरेस्ट से बनाते थे और बेचते थे, सरकार से तो कोई उसको सहायता मिल नहीं रहा था। तो ये भी एक रीज़न था उसका डिक्लाइन होने का। और पेंटर्स जो थे वो माइग्रेट होने लगे एक जगह से दूसरे जगह इन सर्च ऑफ न्यू एवेन्यूज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ताकि कहीं से उनका जीवन यापन चलने लगे। ओके, एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू डिक्लाइन इन आर्टिज्म। तो कुछ एरियाज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहे थे, कुछ एरियाज़ में नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे जो एरिया था, जो ब्रिटिश आए थे, तो जो पहले इंडस्ट्रियल एरिया थे उसको ख़त्म करके, उसको डिक्लाइन करके नए नए इंडस्ट्रियल एरिया बनाने लगे जो उनके बेनिफिट के लिए था। जो कोस्टल एरिया था, जैसे बंगाल हो गया, बंगाल में स्पेसिफिकली कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गया, इन सब को ज़्यादा ध्यान देंगे रादर देन की और जो पहले से एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरिया थे। तो जो पहले से एग्जिस्टिंग थे वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा। तो लोग वहाँ से आर्टिजन से मूव करके जो शहर थे वहाँ जाने लगे और वहाँ पे एज अ लेबरर बनने लगे। और उसके साथ क्या था कि कंपटीशन में अगर एक पेंटिंग था पटना कला पेंटिंग, तो उसके कंपटीशन मधुबनी पेंटिंग था, तो मधुबनी पेंटिंग उसको ज़्यादा कंपटीशन देने लगा। तो उसके कंपटीशन के कारण भी उसका जो था एक डिक्लाइन हो गया। सो अमंग द लास्ट पेंटर्स ईश्वरी चंद प्रसाद जो थे, ईश्वरी चंद वर्मा जो थे, और राधा मोहन बाबू, दे वर द प्रोमिनेंट पेंटर्स। तो ये जो पेंटर्स थे वो लास्ट तक इसको बचा के रखे। और ईश्वरी प्रसाद वर्मा जिन्होंने आर्ट स्कूल का फाउंडेशन रखा था, जो कि लेटर ऑन बन गया वो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, करंटली इन लार्जर बिल्डिंग ऑफ पटना म्यूजियम, वहाँ पे स्टेब्लिश्ड है। सो पटना कला जो था वो फेस किया कंपटीशन फ्रॉम द मधुबनी पेंटिंग विच इज़ मार्क्ड प्रोफेशनली बोथ एट होम एंड अब्रॉड। तो जो मधुबनी पेंटिंग था वो उसको प्रोफेशनली उससे ज़्यादा रिकग्निशन था विथ रिस्पेक्ट टू कि पटना कला पेंटिंग है, कहाँ इंडिया में भी और बाहर में भी। ओके, तो उसको ज़्यादा रिकग्निशन मिलने लगा एंड द शेयर ऑफ एक्नॉलेजमेंट जो मिलना चाहिए था पटना कला पेंटिंग को वो कम होने लगा, और जिसके कारण से कि उसका डिमांड घटने लगा। तो इवन दो पटना कला पेंटिंग वॉज मोर सुपीरियर बट स्टिल इट गॉट डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स। तो आप ये बोल सकते हैं, सी द बेस्ट एग्जांपल आई कैन से कि जो लास्ट बजट जो हुआ था 2025 में, जो फरवरी में 20 फरवरी को हुआ था, तो उसमें क्या दिखाया गया था कि जो निर्मला सीतारमन थी वो भी मधुबनी पेंटिंग पहने हुई थी, मधुबनी पेंटिंग सारी। वो दिखाता है कि कैसे लोग उसको ज़्यादा पैट्रोनेज दे रहे हैं और इसको नहीं दे रहे हैं। तो पटना कलाम पेंटिंग जैसा कि हमने देखा, क्या देखा पहले, उसका बैकग्राउंड देखा या अबाउट बोल सकते हैं आप, इन्फ्लुएंस किस किस का वो देखा, क्रिटिसिज्म फेवर में अगेंस्ट में क्या है वो देखा, मेन फीचर्स क्या क्या हैं वो देखा, फिर हमने देखा कि क्यों डिक्लाइन हो रहा है, और एट लास्ट वी हैव सीन कि व्हाट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ द पटना कलाम पेंटिंग। तो मैं एक अच्छा रिकमेंडेशन दूंगा कि अगर आप पटना कलाम पेंटिंग बनाते हो इसका नोट्स, तो कोशिश करो कि या तो इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में, बेटर राइट इन इंट्रोडक्शन, एक कोटेशन लिख लो कहीं से भी और उसको यूज़ करो आप इंट्रोडक्शन के लिए। उससे क्या होगा कि जो इसके वेटेज है वो बढ़ जाएगा और बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, इतना अट्रैक्टिव लगेगा कि दे विल सी दैट कि चलो कुछ क्रिएटिव किया है विथ रिस्पेक्ट टू अदर स्टूडेंट्स, और आपको थोड़े अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, एटलीस्ट 0.5 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। सी थिंग इज मेंस इज़ अ गेम ऑफ कितने ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, कितने ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हो, क्योंकि वहाँ पे 0.5 मार्क्स भी मैटर करते हैं। अगर आप सोचो कि 5 क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, अगर 0.5 हर किसी में बढ़ गया तो 2.5 मार्क्स बढ़ गए आपके। और लॉन्ग क्वेश्चन में अगर थोड़ा भी क्रिएटिव कर दोगे तो 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको। तो 10 नंबर 15 नंबर का डिफरेंस अगर आप बना ले रहे हो एक पेपर में, तो यू कैन सी द डिफरेंस कि कितना बड़ा ह्यूज डिफरेंस हो जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग, दैट यू मेक अ नोट, अ डिटेल्ड नोट इन दस। जो मैंने नोट्स दिया है, जो बनाया है, ये सफिशिएंट है 38 मार्क्स लिखने के लिए। बस इसको मैंने कंसाइज फॉर्म में लिखा है, गैप कम है, तो आप इसको अच्छे से नोट बना के लिख लेना, और एक शॉर्ट नोट भी बना लेना इसका 1 पेज का, जिसमें कि आप अगर वो शॉर्ट आंसर पूछे तो उसको लिख पाओ, क्योंकि लॉन्ग आंसर का तो ऑलरेडी ये है ही।
तो आई होप कि इट इज़ गुड फॉर यू और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। सो आई वुड अगेन से कि आप मास्टर मेंस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमें भी मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने के, ताकि आपके प्रिपरेशन में हम एक साथी बन सके, कांस्टेंट पार्टनर बन सकें आपके प्रिपरेशन में।